सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर टॉपिक। याद है आखिरी बार हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में? हम थे ऑन आवर हिस्ट्री चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये उसका पार्ट 3 है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, my head is paining today very badly I can say। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस तक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन। चलिए तो ईयर ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ईयर ऑफ डिप्रेशन, द ईयर, अब देखो 19, जैसे कि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अलाइज ने स्ट्रिक्ट ट्रीटीज लगा दी जर्मनी के ऊपर। तो उन्हें देखते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस हुए लोगों में, जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, इन 1923 में। तो उसके ऊपर क्या हुआ, अमेरिका को सिंपैथी आई, ठीक है, अमेरिका को दया आ गई उनके ऊपर। तो उन्हें डेवियस प्लान लॉन्च कर दिया, ठीक है, जिसके तहत क्या हो गया, उनका थोड़ा ईज हो गया उनका सिस्टम। वो थोड़ा जो उन्हें पे करना था उससे वो थोड़ा ईज कर दिया उसे, ठीक है, इजी कर दिया उनके लिए, ठीक है। अब ये होने के बाद 1924 टू 1928 एक स्टेबिलिटी आई जर्मनी के अंदर, ठीक है। पर ये जो स्टेबिलिटी थी इट वाज बिल्ड ऑन सैंड। क्या कहना चाहते हैं कि जो स्टेबिलिटी थी बिल्ड ऑन सैंड। अगर मान लो जैसे तुम मिट्टी में खेलते होगे, पहले खेला करते थे, तो क्या करते थे कि मान लो मिट्टी है, ऐसे हाथ रखा अपना मिट्टी के अंदर जमीन पे और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी और फिर हाथ बाहर निकाला, तो गुफा सी बन जाती थी, या घर कह लो तुम, ठीक है। तो क्या होता था, वो परमानेंट थोड़ा ना हो गया कि परमानेंट हो गया, थोड़ा सा आते जाते गिर जाती थी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये जो खुशी थी, इनकी जो स्टेबिलिटी थी, परमानेंट नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। अब आगे देखिए, German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA। अब जो इन्होंने प्रोग्रेस की, अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, ये टोटली डिपेंड था शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर, ठीक है, जो कहां से मिलते थे, इसे यूएसए से मिलते थे, ठीक है। अब this support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1920। अब जो ये सपोर्ट दे रही थी यूएसए, ठीक है, दे रहा था यूएसए, वो क्या हुआ, विथड्रॉ हो गया, यानी वापस ले लिया उन्होंने वो सपोर्ट, यानी अब देना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, तुम्हारे मम्मी पापा या किसी का भी सुना होगा, वो शेयर खरीदते हैं, क्या कंपनियां जो होती है ना अपना शेयर बेचती हैं, ठीक है, कि हाँ भाई तुम हमारी कंपनी में इतना शेयर ले लो, इतना शेयर ले लो। अब वो कंपनी जो है वो उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट, तो वो क्या करेगी, जितने भी लोग हैं ना उनको अमाउंट देगी, उनको भी उसका हिस्सा देगी कंपनी में। जितने पैसे लगाए होंगे, 100 पैसे लगाए, ठीक है, 100 पैसे नहीं, रुपए लगाए, तो उसके हिसाब से जिस आदमी ने जितने पैसे लगाए, जितने रुपए लगाए, उसके हिसाब से होगा वो। क्लियर? इज इट क्लियर? अब जो एक कंट्री होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है, उनकी जो है शेयर मार्केट होती है, ठीक है, इकोनॉमी जो कंट्री की होती है वो टोटली डिपेंड होती है। अब जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, एक शेयर्स था, वो क्या हुआ, क्रैश डाउन हो गया, गिर गया बिल्कुल, ठीक है, 1929 में। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। अब जो शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, उन्होंने क्या किया, पीपल्स ने ये इस डर के मारे कि भाई अब तो लॉस होगा, हमारा जो पैसा लगाया वो डूब जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, शेयर बेचने
शुरू कर दिए। बेचने इन द सेंस जैसे कंपनी के पास शेयर थे, उन्होंने खरीदा तो पैसे देके खरीदा, उनके पास शेयर है भी पर्सन के पास, अब उन शेयर्स को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो किस डर से किया कि भाई हमारे पैसे गिर जाएंगे, क्लियर। तो उन शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया और पैसा लेना शुरू कर दिया। अब ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। इतने ज्यादा शेयर, 13 मिलियन जो शेयर्स थे वो बेच दिए गए थे लोगों के द्वारा, ठीक है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो बेचे गए, क्लियर। This was the start of great economic depression। क्या हुआ? डिप्रेशन यानी तुम बोलते हो कि हाँ भाई मैं डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो तो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। डिप्रेशन एक होता है जियोग्राफी में गड्ढा, मतलब कुछ डीप हो उसे भी बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे डिप्रेशन क्या है कि मतलब उनके पैसे गिर गया, लोगों के पास कुछ था नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी। अब ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 to 1932 the national income of USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit and structures withdraw their money from the market। उन्होंने मार्केट से मनी विड्रॉ कर ली। क्या हुआ देखो, पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसका इम्पैक्ट हुआ बहुत बुरा, तो उसके बाद ट्रीटीज लगाई गई, उसका इम्पैक्ट हुआ, यूएसए ने सिंपैथी दिखाई, क्लियर। अब क्या हुआ देखो, अगर मान लो तुम्हारे एक गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास मान लो है अभी हाल फिलहाल में मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है, तो तुमने क्या किया, वो भूखा है, क्लियर, तो तुमने उसे 100 रुपए दे दिए कि भाई तुम कुछ खा लो, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, उसके पास तो था, वो कमा रहा था, तो उसने वो बोला कि मैं हर रोज गरीबों को दे दूंगा, ऐसे करके वो देने लगा, ठीक है। कब तक देगा वो? जब तक उसके पास पैसे होंगे जब तक ही दे सकता है, जब तक नहीं होंगे तब कैसे देगा वो। ऐसे ही यूएसए ने जर्मनी को पैसे दिए, ठीक है, जब तक उसके पास था। पर हमने पढ़ा, ये जो कंसीक्वेंसेस मैंने पढ़ा ये यूएसए के अंदर है कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो गिर गया। तो जैसे ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ये क्या हुआ, गिर गया, फेल डाउन, ठीक है, गिर गया यूएसए के अंदर ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स बेच दिए गए थे, ठीक है। अब मान लो कि जो शेयर से ही बहुत सारा पैसा, इकोनॉमी जो होती है वो डिपेंड करती है कंट्री की, अब उसके इतना शेयर में लॉस हो गया, बेचने शुरू कर दिए लोगों ने, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। तो क्या हुआ, कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर फर्क आया, और 3 साल के अंदर अंदर ही जो यूएसए की पहले इकोनॉमी थी, जो पहले उसकी इकोनॉमी थी, वो फेल बाय हाफ हो गई, ठीक है। अब उसके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो वो जर्मनी को सपोर्ट कैसे करेगा? तो उसने अपना जो सपोर्ट था वो विथड्रॉ कर लिया, ठीक है, वापस ले लिया, क्लियर। आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। यूएसए में क्या हुआ, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स फेल, ठीक है, फार्मर्स को भी बहुत लॉस हुआ, ऐसे करके यूएसए को लॉस हुआ। जर्मनी को तो इसका इफेक्ट पड़ा ही, क्यों? क्योंकि भाई जर्मनी को तो वो सपोर्ट कर रहा था, अब सपोर्ट विथड्रॉ हो गया तो जर्मनी पे तो इसका इफेक्ट पड़ा, ये यूएसए की इकोनॉमी गिरी, इसका इफेक्ट पड़ा। पर इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड भी हुआ। कैसे हुआ? अगर मान लो एक कंट्री है, वो मतलब जैसे कि बिजनेस कर रही है, ठीक है, वो कंट्री तुम्हें कुछ दे रही है तुम्हारी कंट्री को, जैसे स्पाइसेस होती थी पहले के टाइम पे, हमारे इंडिया की रिचेस होती थी, ठीक है, रिच होती थी स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें थी जो बाहर वाली कंट्रीज को दी जाती थी। अब एक ट्रेड सिस्टम मेंटेन था पूरे वर्ल्ड में,
यूएसए ने कर रखा था मेंटेन, ठीक है। अब यूएसए उसमें से हट जाता है क्योंकि भाई क्या ही ट्रेड करेगा, अगले के पास कुछ है ही नहीं अभी तो, ठीक है। तो क्या हुआ, वो पूरी कंट्री पे उसका असर गया, पूरी कंट्री पे उसका असर हुआ, ठीक है। आगे आइए, चलिए फिर क्या हुआ, द जर्मनी इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की इकोनॉमी को, ये जर्मनी की इकोनॉमी ही सबसे ज्यादा हिट हुई क्योंकि जर्मनी को तो सपोर्ट करा था यूएसए, तो इन इकोनॉमिक क्राइसिस ने सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव डाला, जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929। जैसे 1929 में अगर मान लो जो प्रोडक्शन है वो 100 होगी किसी भी चीज की, ठीक है। 1932 में वो 40% पे आ गया, यानी बस अब 40 ही हो रहा है, पहले 100 होता था, अब 40 ही हो रहा है प्रोड्यूस, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। तो क्या हुआ, 40% गिर गई, ठीक है, रिड्यूस होगी, 40% तक रिड्यूस हुई, 40% से रिड्यूस नहीं हुई, 40% से रिड्यूस होती तो 60 होता, पर 40% तक यानी कि 40% पे आ गई, ठीक है। आई होप सो यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे कहाँ थे हम, अच्छा, workers lost their jobs and were paid reduced wages, ठीक है। अब तुम कहीं पे काम कर रहे हो, तुम क्या एक्सेप्ट करते हो कि जितना ज्यादा हमें टाइम होगा काम करते हुए उतने हमारे पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ यूएसए में, जर्मनी में, कि जो वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको या तो हटा दिया गया जॉब से या रिड्यूस्ड वेजेस पे की गई, ठीक है। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन की 6 मिलियन तक अनएम्प्लॉयमेंट, 6 मिलियन नंबर हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ये जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है, जर्मनी में 6 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी एंड क्या, on the streets of Germany you can see men with the placards around their necks saying willing to do any work। यानी इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी कि जो जर्मनी के लोग थे वो स्ट्रीट्स पे आ गए थे, स्ट्रीट्स पे मार्च करना उन्होंने शुरू कर दिया था, गले में प्ले कार्ड्स लटका के, ठीक है, कार्डबोर्ड लटका के, कि अगले का गला ही गया, मैं क्या बनाऊं, मान लो हाथ इसके छुपे हुए हैं, ये एक रस्सी है जिससे बंधा हुआ है प्ले कार्ड, इसके ऊपर उन्होंने लिख रखा है कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि मतलब कुछ भी काम हो हम करने के लिए तैयार है, बस तुम काम दो हमें। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, कि जो मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ थी उस टाइम की, वो क्या करने लगी, या तो बैठे बैठे ताश खेलने लगी, कार्ड्स खेलने लगी, या फिर स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे ऐसी बैठी रहती थी, ठीक है, लोग बैठना शुरू हो गए। कहाँ थे हम, अच्छा, और desperately queued up at the local unemployment exchange, या तो वो कार्ड खेलने लगी, या मतलब ऐसे कार्ड खेलने लगी थी, और क्या करने लगी थी कि सड़कों के कॉर्नर्स पे बैठने लगी थी, ठीक है, बातें करने लगते थे, मतलब ऐसे हो गया था, सीधी कुछ काम ही नहीं था अगले को। और जो डेस्परेट थे काम करने के लिए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लाइंस लगानी शुरू कर दी, ठीक है, लाइन लगानी शुरू कर दी, किसके लिए, कि भाई हमें मतलब काम दो, ठीक है, उसके लिए लाइन लगानी शुरू कर दी,
ठीक है, रोडों पे लाइन लग रही थी पर्सन्स की। ठीक है, आपको फोटो है क्या कहीं पे इसमें? ये लोग यहाँ पे क्या है, होमलेस मैन है। ठीक है, होमलेस मैन है, क्या कर रहे हैं, क्यूइंग अप फॉर अ नाइट शेल्टर, कि कुछ रात का आश्रय ने मिल जाए, सहारा मिल जाए। ये लोग यहाँ पे सो गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट करते हुए, यहाँ पे लाइन में खड़े खड़े ही। ठीक है, जॉब्स के लिए मांग करते हुए। ठीक है, अब आगे क्या था, ये पढ़ लिया ना हमने? मैंने कहाँ से पढ़ा दिया? अच्छा हाँ, as job disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. क्या हुआ कि अब भाई यूथ के पास कुछ काम नहीं है, कोई भी मतलब काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दी, कि चोरी करनी, लूटना और चोरी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। मतलब क्राइम का लेवल बहुत ही बढ़ गया था उस टाइम पे। अब द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड अ डीप एंजाइटी एंड अ फियर इन पीपल। द मिडिल क्या हुआ, फियर, डर बैठ गया था लोगों के मन में कि हम आगे कैसे रहेंगे, क्या होगा, हमारा खाने का बंदोबस्त होगा या नहीं होगा, इन डेट सेंस। ठीक है, आगे क्या है, द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनरीज, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेरी बुक में, इरेज्ड है थोड़ा सा, so their savings diminished when the currency lost its value. क्या हुआ कि देखो, डर बैठा लोगों के मन के अंदर, और जो से मिडिल क्लास लोगों ने जो थोड़ी थोड़ी करके जमा पूंजी थी उनकी, यानी उन्होंने जो सेविंग्स कर रखी थी, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। एज द करेंसी की वैल्यू गिर गई, वो डिमिनिश्ड होती गई। कैसे? ऐसे तो ना चूहे खा गए उसको। क्या हुआ, मान लो पहले के जमाने में एज यू नो कि एक देखो क्या होता था, बहुत ही कम पैसों में क्या हो जाता था, बहुत ही कुछ मिल जाता था। जैसे पहले के जमाने में 1 लाख के नियर अबाउट, 1 लाख के नियर अबाउट क्या होता था, एक घर मिल जाता था। ठीक है, पर आज के जमाने में देखो, पहले 1 रुपए की, जैसे हम कहते थे 15 टॉफी मिल जाती थी, अब एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है। यानी पैसे की वैल्यू घट गई ना। पहले वही चीज 1 रुपए देते तो 15 मिलती थी, अब वही चीज 1 दे रहे हैं तो 1 मिलती है। ठीक है, तो क्या होने लगा, पैसे की वैल्यू घट गई। तो पहले के जमाने में 1 लाख में हम एक घर ले सकते थे, और आज के जमाने में हम 1 लाख में नहीं ले सकते। तो पैसे की वैल्यू घट गई ना। तो जैसे जैसे जो उन्होंने सेविंग्स, देखो वैल्यू सेम है, 1 लाख 1 लाख, पर पैसे की जो अमाउंट वैल्यू थी वो गिर गई। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट सेम है और जो वैल्यू है वो गिर रही थी पैसे की। ठीक है, तो मान लो पहले उन जर्मनी अच्छा चल रहा था, उन्होंने कुछ सेव किया हुआ था 10 मार्क्स तो बहुत ही कम हो गया मान लो कुछ सेव किया था पहले, तो उसकी वैल्यू में उनको कुछ मिल जाता था। ठीक है, जो भी कुछ वो चाहते थे उन्होंने सेव किया था उसके लिए, पर अब पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई थी। जैसे हमने देखा था कि ट्रॉलीज भर के लेके जाने पड़ रहे थे, तो पैसे की वैल्यू गिर गई थी। तो जो मिडिल क्लास ने सेव किया था वो भी डिमिनिश होता जा रहा था डे बाय डे। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है आज, इसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ करो यार, थोड़ा सा तो देखो यार। ठीक है, चलिए। स्मॉल बिजनेसमैन, द self-employed and retailers suffered as their businesses got ruined. अब भाई पहले तो सोच सकते लोग कि हम गाड़ी ले लें, ये ले लें, हमारे पास पैसा है हम ये ले लें। तो जो भी बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके पास
बिजनेस ऑब्वियसली, ठीक है, तो लिया तो बिजनेस ही होता है ना, किसी का तो कार बेच रहा है कोई, तो बिजनेस ही हुआ उसका, ठीक है। तो क्या हुआ, उस मैं वो ले रहा था, तो बिजनेसमैन, रिटेलर्स, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, खुद ही का काम करते थे, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली पहले वो ले रहा था, एक नॉर्मल आदमी कार ले रहा था जब उसके पास पैसे, अब उनके पास सहारा ही नहीं है, पैसे की वैल्यू गिरे जा रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना खाने की चीजें ढूंढते हैं कि पहले अपना शेल्टर ले, ठीक है, पहले अपने खाने का बंदोबस्त करें, ठीक है, उसके बाद ही आगे जाके ख्वाहिशों पे आएंगे। तो जो ये इनको तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं इस टाइम पे, तो क्या हुआ, उनके जो बिजनेसेस थे, जो उनकी जॉब्स थी, वो सब कुछ रियून हो गया, ठीक है। अब the sections of the society were filled with the fear of proletarianization, ठीक है, बहुत ही टफ वर्ड है बोलने के लिए, हमारी जुबान ऐसे खिसक जाती है। तो प्रोलेटेराइनाइजेशन जो भी है, छोड़िए इसको, छोड़िए, क्यों पढ़ना है इसके बारे में, बदतमीजी करता है, छोड़िए कैसे। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो तुम पहले रिच सेक्शन में काउंट होते थे, अब तुम्हारे पास पैसा उतना ही है, पर तुम काउंट किस में हो रहे हो, लोअर क्लास में, किसी भी चीज की रैंक गिर जाना उसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे फियर एंड अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन रिजल्टेड फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रॉम हाई रैंक टू लो रैंक, ठीक है, हाई रैंक से लो रैंक पे गिरने का डर, ठीक है। पहले वो एक घर था, वो रिच माना जाता था, ठीक है, रिच में काउंट होता था, इस दौरान वो पुअर में काउंट होने लग गया, पुअर पे फैमिली वो काउंट होने लगी, ऐसे ही तो लोगों के मन के अंदर डर बैठ गया था। Only organized workers could manage to keep their heads above, but unemployment weakened their bargaining power, ठीक है। Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices and women. एक मिनट, दोबारा से पढ़ते हैं। A large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair, कि मतलब उनको बहुत ही बुरा लगने लगा कि पीसेंट्री, एग्रीकल्चरल बहुत कम हो गया, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा था, उससे यील्ड हो रही थी, वो बहुत कम हो गई। वुमेन्स क्या हो रही थी कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, तो बहुत ही दुखदायक स्थिति हो गई थी, खुद के ऊपर दया आ रही थी लोगों को, ठीक है, कि ये हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो इन द सेंस politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects. कि भाई वेमार रिपब्लिक में कुछ डिफेक्ट्स भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं था वेमार रिपब्लिक बिल्कुल ही सही है, और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे। क्या डिफेक्ट्स थे वो पढ़ते हैं। Which made it unstable and vulnerable to dictatorship, यानी कि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके कारण जो वेमार रिपब्लिक था वो एक अनस्टेबिलिटी के साथ चल रहा था। और क्या होता कि जो पर्सन्स के, जो पीपल थे, उनके मन में क्या आता, भाव आते लोगों के मन में कि भाई हमें तो डिक्टेटरशिप ही चाहिए, डिक्टेटरशिप अच्छी है इससे तो। आगे, one was proportionally, क्या है, representation, ठीक है, this made achieving a majority by any one party and near impossible task, leading to a rule by coalition. क्या होता था कि क्या थे कि जो हर पार्टी को प्रोपोर्शनलिटी मिलती थी, जैसे सभी पार्टीज को एक प्रोपोर्शन मिलता था, ठीक है, कि तुम्हारा इतना परसेंट है, तुम्हारा इतना परसेंट है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या होगा, हर तरह के लोग होंगे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें हर तरह के लोग होंगे। अब हर पार्टी के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, तो वो एक फाइनल वो क्या नहीं कर पाएंगे, क्या होंगे, कोलिशंस होंगे उनके बीच में, ठीक है,
कोलिशंस होंगे, यानी वो कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, कुछ पार्टी के अलग बोलेंगे, कुछ पार्टी के अलग बोलेंगे। तो इससे कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, ठीक है, डिसीजन लेना पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल सा ही हो गया था। क्लियर। अब अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, और एक अनदर डिफेक्ट जो था वो था 48, आर्टिकल 48, which gave the president the power to impose emergency, substandard civil right and rule by decree। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 48 था उसने एक ऐसी पावर दे दी थी किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो क्या कर सकता है, किसी भी टाइम इमरजेंसी वो कर सकता है, कि इमरजेंसी बोल सकता है कि हाँ भाई अब इमरजेंसी है, और वो क्या कर सकते हैं, सिविल राइट को हटा के खुद की पावर मतलब खुद रूल करना शुरू कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा वो था, माइनस पॉइंट था। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberary use of Article 48। ठीक है, ये उसके कुछ माइनस पॉइंट्स थे। ठीक है, yet the crisis could not be managed, और जैसे ये जो भी वेमार रिपब्लिक रहा था, इससे जो क्राइसिस थे वो मैनेज नहीं हो पा रहे थे, प्रगति नहीं आ पा रही थी कंट्री के अंदर। People lost confidence in the democratic parliament system, which seemed to offer no solution। क्या हुआ इसके कारण, जो वेमार रिपब्लिक था कुछ तो इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे इसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर से क्या हुआ कि वो क्या करते, क्राइसिस से फाइट नहीं कर पा रहे थे, कि क्राइसिस को खत्म नहीं कर पा रही थी वेमार रिपब्लिक। तो इन कारणों की वजह से वेमार रिपब्लिक के ऊपर से जो जनता का था वो विश्वास उठ गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर, उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, और उन्हें लगा कि अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द ईयर ऑफ डिप्रेशन होता है खत्म। क्लियर। तो अगला हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ हिटलर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।